हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये टॉपिक हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम्स में, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है भारत में कैसे डेवलप हुआ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आज़ादी के पहले। उसमें उस वक़्त क्या था कि हमारे देश में क्या है, एक तरह की आंदोलन चल रही थी जिसमें कि भारतीयों के लिए अधिकारों की बात की जा रही थी स्टार्टिंग में। उसी में से इस जो हमारे एक प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक स्वराज बिल लेके आते हैं 1895 में। इसके द्वारा वो अंग्रेजों से भारतीयों के लिए कुछ अधिकारों की माँग करते हैं। उसमें से आज के जो मौलिक अधिकार हैं वो भी सम्मिलित थे। जैसे कि आज जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें कुछ मेंशंस थे। तो फंडामेंटल राइट कह सकते हैं कि पहली बार जो मांग की गई थी स्वराज बिल में ही मांग की गई थी। तो यहाँ से जो मौलिक अधिकार का चैप्टर कह सकते हैं आप, भारत में स्टार्ट होती है। इसके बाद एक रिपोर्ट आती है नेहरू रिपोर्ट के नाम से, जो आई थी अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें ये जो रिपोर्ट था, ये एक्चुअली एक तरह से कहा जाए तो भारतीय संविधान के रूप में आया था। कि एक ब्रिटेन की तरफ से एक चैलेंज आया था। एक लॉर्ड बिकरहेड थे, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में कि लॉर्ड बिकरहेड थे ब्रिटेन के नागरिक। उन्होंने भारतीयों को एक इस तरह से कहा था कि भारत के लोग अपना संविधान खुद नहीं बना सकते। तो उसे चैलेंज के रूप में लेके एक रिपोर्ट बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट के नाम से। उसमें क्या है कि देखिए, इस रिपोर्ट में क्या है, टोटल 19 फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई थी, यानी 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। जैसे कि जो महिलाएं हैं उनकी समानता की बात थी, संपत्ति का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में ही फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। आगे है कराची का सेशन जो कि हुआ था 1931 में। इसमें जो अध्यक्षता की थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन में जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो एक तरह से कहा जाए तो प्रस्ताव है, उसको पास किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसमें बहुत सारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये जो 3 मैंने आपको बताया, ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जिसके द्वारा जो है हमारे देश में मौलिक अधिकार जो है वो आगे बढ़ा। अब एक जो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है वो जो उठती है कि जो हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो ये मौलिक अधिकार है, ये अलग से चैप्टर देने की क्या जरूरत थी? सिंपल अधिकार आप दे सकते थे। तो इसके पीछे हमारे जो संविधान के जो ज्ञाता हैं वो कुछ 2 तरह के तर्क देते हैं। उसमें से देखो, पहला तर्क है कि जैसे हमारे जीवन यापन के लिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी और हवा जो है बिल्कुल मौलिक है, मौलिक रिक्वायरमेंट है हमारी, मौलिक जरूरतें हैं हमारी। उसी तरह जो मौलिक अधिकार है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसे मौलिक अधिकार कहा गया है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये कहता है कि चूंकि जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और किसी भी कानून के मूल में कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से कहा जाए कि किसी भी चीज के मूल में, यानी कि सबसे जो मौलिक है किसी भी कानून का, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये जो राइट हैं ये गारंटी किए गए हैं, दिए गए हैं, तो इसलिए इसे मौलिक अधिकार कहा गया है। तो ये 2 तर्क याद रखेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं एक चीज कि ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का डेफिनेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। इसको ध्यान रखना है सिर्फ आपको, ये 2 तर्क को। चलिए आगे हम थोड़ा सा इसका जो मौलिक अधिकार का जो बेसिक्स है उसको देख लेते हैं, ताकि आपको आगे मौलिक अधिकार का चैप्टर समझने में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है हमारे देश का, वो एक तरह से कानून की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ लॉज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, मौलिक अधिकार जो है जनता को देके जनता को क्या किया जाता है? सशक्त बनाया जाता है। यानी कि जनता को अगर अधिकार देंगे तो वो एम्पावर्ड होगी, सशक्त होगी। तो सपोज कोई सरकार ऐसा कानून लेके आती है जो जनता के लिए सही नहीं है, तो जनता के पास ये पूरा अधिकार है कि वो जो सरकार है उसका विरोध कर सके, इसके लिए विरोध करे, और यहाँ की मीडिया इसके बारे में खबर छापे। तो एक तरह से सरकार को पे ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, ताकि सरकार जो है कानून के दायरे में रह के ही काम करे। ठीक है, यानी कि ये ऑटोक्रेसी या निरंकुश शासन व्यवस्था को का विरोध करती है, उसको फेवर नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? कानून की सरकार को सपोर्ट करती है। तो ये क्लियर हो गया है।
ये व्यक्ति की समानता और गरिमा को सपोर्ट करती है, यानी कि समाज में जो भी भेदभाव है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है और सबको समान अवसर देना चाहती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। आगे है कि ये न्याय योग्य है, यानी जस्टिसेबल है। इसका मतलब है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है तो आप सीधे सीधे न्यायपालिका के पास इसके इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं। न्यायपालिका आपकी सुनवाई करेगी, इसको ध्यान रखना है। लेकिन ये सिर्फ स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपका जो हनन हुआ है वो अगर राज्य के द्वारा हुआ है तो फिर इसके लिए न्यायपालिका सुनवाई करेगी। लेकिन अगर किसी निजी निकाय या प्राइवेट बॉडी के द्वारा ये किया गया है तो इसके लिए सुनवाई न्यायपालिका के द्वारा नहीं हो सकती। इसको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि स्टेट, फिर स्टेट किसको कहते हैं ये बताओ आप। तो स्टेट का डेफिनेशन हम आर्टिकल आगे 12 में चर्चा करेंगे। जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं मैं थोड़ा आपको यह बता दूं कि 1215 में क्या है, एक ब्रिटेन के महाराजा थे किंग जॉन, किंग भी लगा देता हूं मैं, किंग जॉन। इन्होंने क्या है पहली बार अपने जो जनता है उनके लोगों के लिए उन्होंने रिटन राइट्स यानी कि लिखित रूप से कुछ अधिकार दिए थे। इस लिखित अधिकार को, लिखित पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसी तरह जो हमारा जो संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। इसको ध्यान रखना है। जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है, अध्याय है, ये 12 से लेके 35 आर्टिकल तक है। तो मौलिक अधिकार का चैप्टर कहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। हमारे देश में मौलिक अधिकार जो है सबको पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के संविधान से प्रेरित है। लेकिन वहाँ के भी एक बिल ऑफ राइट नाम का चैप्टर है, ये वहाँ से उठाया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, बिल ऑफ राइट के नाम से ही याद रखना है आपको, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बिल ऑफ राइट के नाम से हिंदी में भी आएंगी। और जनरली बहुत रेयरली देखा गया है कि अधिकारों के बिल से कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ बिल ऑफ राइट ही ध्यान रखना है। ठीक है। आगे है कि देखिए जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस वक्त बहुत सारी कमिटीज फॉर्म की गई थी, जिसमें कि प्रारूप समिति आपको पता होगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। उसी तरह मौलिक अधिकार पे जो सलाहकार समिति थी नियुक्त की गई थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इनके ही रिकमेंडेशन से यानी इनके ही सलाह से बहुत सारे अधिकारों को भारत के संविधान में, मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखना है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार से एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है। एक नाम जो है इनका, ग्रेविल ऑस्टिन, ये नाम अक्सर आप एग्जाम में देखते होंगे कि इनके नाम से क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो है ग्रेविल ऑस्टिन ने किसे कहा है। तो ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है ग्रेविल ऑस्टिन के द्वारा। ये भारतीय संविधान के एक जानकार हैं, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं भारतीय संविधान पे, तो इनका नाम याद रखना है और किसे अंतरात्मा कहा गया है, तो इसे ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे जो अपने जो मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान ने दिया है हमें, वो टोटल जो है टोटल 6 हैं, इसको ध्यान रखना है। तो 6 अधिकार पे हम चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। देखिए पहला क्या है, आर्टिकल 14 से 18 जो है, ऐसे हम इसको याद करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको एक बार में ये सारी आर्टिकल जो है, ये सारी जो है 6 अधिकार आराम से याद हो जाएगी। तो पहले आपको देखना है कि 1914 से 18 तक जो है ये समानता का अधिकार देता है, यानी कि पहले सबको समानता का अधिकार दिया गया है। फिर 19 से 22 अनुच्छेद जो है वो आपकी स्वतंत्रता की बात करता है। तो पहले आपको समान किया गया, यानी कि सबको भेदभाव मिटाने का कोशिश किया गया, जो आपका जितने भी डिफरेंसेस है उसको कम किया गया। उसके बाद आपको स्वतंत्र किया गया, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 23-24 जो है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, यानी कि पहले आप स्वतंत्र हुए। देखिए पहले भारत जब गुलाम था तो लोगों का काफी शोषण होता था, लेकिन जब भारत आजाद हो गया यानी कि स्वतंत्र हो गया तो फिर शोषण भारत के लोगों का काफी कम होने लगा। तो उसी तरह आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले स्वतंत्रता का अधिकार दी गई आपको, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको दी गई। तो इस तरह से याद हो गया आपको, पहले समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 अनुच्छेद समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अनुच्छेद 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। तो ये ध्यान रखना है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद आता है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो है 19 आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक में।
ये जो है हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ये उसके लिए ही है मेनली। उसको ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की को ये प्रदान करता है देशवासियों को। तो इससे फिर से आपको देखना है, पहला क्या कहता है हमारा आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात में करता है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है आपको। आगे है आर्टिकल 32 जो कि बात करता है संवैधानिक उपचारों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा आगे करेंगे ही। देखिए हमारा जो संविधान है, इसमें क्या है, अधिकारों तो बहुत सारी दी गई है। तो उसमें जो आम अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार इसको बोलते हैं, और एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। तो उसके बीच में अगर जो आपको बोला जाए कि जो मेन डिफरेंस है, यानी कि जब मेन अंतर है, वो मेन अंतर जो है आर्टिकल 12 का, इसमें बहुत, आर्टिकल 32 का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट है, अगर आपको फंडामेंटल राइट का हनन होता है कहीं पे, तो सीधे सीधे आर्टिकल 32 कहता है कि आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्य किसी कानूनी राइट में आपको पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आप इसको ऐसे समझिए। फिर इतना ही डिस्कस करते हैं फिलहाल अभी हम। आर्टिकल 32 को सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये संवैधानिक उपचारों की बात करता है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं ताकि आप भूले ना इसको। देखिए पहला आर्टिकल जो है 14 से 18 ये बात करता है समानता का अधिकार। फिर 1922 जो है वो बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार। पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों की बात। तो ये ऐसे ही 6 अधिकार आपको ऐसे ही याद रखनी है। और मैं आपको एक चीज और प्लीज बोलूंगा कि आप इन जो मैंने आपको दिया है आर्टिकल समेत इसको कम से कम 3-4 बार लिखेंगे अब इस वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद, तो आपको ये पूरा का पूरा 6 का 6 अधिकार जो है अभी के अभी याद हो जाए। तो प्लीज इसको ध्यान रखें आप इसको। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान की, वो भारत के नागरिक और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध हैं। तो उसमें से जो ऐसे अधिकार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो है सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए इसको हम ऐसे याद करते हैं। आर्टिकल 15 और 16 जो है कॉमन है, बहुत सीरियली है। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे तो आप याद कर ही लेंगे, आराम से याद हो जाएगी आपको। लेकिन अभी आपको याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 15-16 सिंपल से याद कर सकते हैं आप, बिल्कुल सीरियल में है। 29-30 के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है भारत के अल्पसंख्यक जो है उसके बारे में बात करता है। तो ये जो अल्पसंख्यक होंगे किसके, भारत के ही हैं। तो भारत के जो अल्पसंख्यक होंगे वो भारतीय ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो 29-30 तो आपको ऐसे ही याद हो गई, ठीक है। और 15-16 आपको याद रखना है, और बीच में आता है 19, ये थोड़ा और है, तो उसको ऐसे याद करो आप, 15-16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये 5 जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो भारतीयों और विदेशी दोनों के लिए। अब हम अपने बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि स्टार्ट होता है अपना भाग 3 का आर्टिकल अनुच्छेद 12 से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होती है तो पहले आप देखेंगे उसमें क्या होता है, पहले भूमिका तय की जाती है, भूमिका दी जाती है। भूमिका के बाद मेन पार्ट आता है, मेन बॉडी जिसको बोलते हैं, बॉडी पार्ट आता है, और बाद में कुछ अपवादें आती हैं लास्ट में, जो एक्सेप्शंस बोलते हैं। उसी तरह हमारा ये पार्ट भी है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। पहले जो भूमिका दी गई है आर्टिकल 12 और 13 में, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो प्रोटेक्टेड है, यानी संरक्षित है सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन, यानी कि जो राज्य के द्वारा जो आपका अधिकार क्षय किया जाता है, हनन किया जाता है, उसके विरुद्ध ही, ना कि प्राइवेट बॉडी। तो राज्य क्या है ये जान लेते हैं हम। देखिए भारत की सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है उसकी संसद, राज्य सरकार है उसकी विधायिका, और स्थानीय निकाय यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायती राज से रिलेटेड जो बॉडीज हैं वो सारी, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो एलआईसी है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, ऐसी जो यूनिट्स हैं वो। और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा कि कहा गया है कि जो ऐसे प्राइवेट बॉडी जो कि राज्य के लिए काम करते हैं, यानी कि राज्य के लिए जो काम कर रही है, जो प्राइवेट बॉडी, फिर भी वो प्राइवेट बॉडी है लेकिन राज्य के लिए काम कर रही है, तो वो भी स्टेट के अंतर्गत यानी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें फिर से एक बार देख लेते हैं। भारत की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है भारत की, यानी कि पार्लियामेंट जो है, संसद, स्टेट की जो है सरकार और उसकी जो विधायिका है वो, लोकल बॉडीज यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, और पीएसयूज
जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और जो प्राइवेट बॉडी जो सरकार के लिए काम कर रही हैं, वो सारी जो है राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। यानी इनके द्वारा अगर आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो इसके विरुद्ध आपको पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। किसका? न्यायपालिका का। अब जो है आर्टिकल 13 देखते हैं, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? देखो इसमें क्या है, एक नया टर्म निकल के आता है बाहर, न्याय समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। इसके अनुसार कि सरकार अगर कोई कानून लेके आती है, तो वो कानून अगर फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजन जो प्रावधान है, उसको किसी तरह से कम करती है, उसके वैल्यू को कम करती है, या फिर उसके विरुद्ध में है, तो वो जो कानून आती है उसको पूरी तरह से निरस्त घोषित किया जाएगा, यानी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब ये कौन तय करेगा कि ये इसके विरुद्ध है या फिर उसके अधिकारों को कम करती है? तो सरकार तो खुद करेगी नहीं, क्योंकि वो खुद कानून बना के आई है। तो इसके लिए एक नया टर्म आता है, जो आती है पिक्चर में आती है, वो है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा कानून की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अगर उसे लगता है कि ये किसी भी तरह फंडामेंटल राइट के जो प्रावधान है उसको कम करती है, उसके अधिकारों को कम करने की कोशिश करती है, या उसके विरुद्ध है, तो वो उसको पूरी तरीके से निरस्त घोषित कर सकती है। तो यहाँ से आर्टिकल 13 से न्यायिक समीक्षा की बात निकल के सामने आती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ आर्टिकल 13 से ही निकल के आती है। तो उसको ध्यान रखना है आपको, न्यायिक समीक्षा जो है यहाँ से ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हमने जितना ये पढ़ा है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज का जो पार्ट है इसको हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होती है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और कहीं सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ ये भी हमें बताएं, ताकि आपके जो सुझाव हैं उसको हम नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले इसके पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।